इस वीडियो में हम आज बात करेंगे भारत और पश्चिमी विज्ञान तकनीकी के बारे में, जिसको हम इंडियन और वेस्टर्न साइंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इस वीडियो में आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं। बस अंतर इतना है कि भारत में उस टेक्नोलॉजी की कोई खास जरूरत नहीं है जो विदेशों से आई है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दुनिया के सभी देशों की जो टेक्नोलॉजी है वो अपनी अपनी सभ्यता में से निकली है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, और जो वेस्टर्न सभ्यता और संस्कृति में टेक्नोलॉजी है वो क्या है, यही दोनों में आज मैं अंतर बताऊंगा। इस टॉपिक पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम भारतवासी जो आधुनिक शिक्षा से पढ़ के निकले हुए हैं, हमारे मन में एक सोच बैठा है कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो यूरोप और अमेरिका में ही है, वहीं से सब आई है, हमारे देश में तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा समय निकाल के ये वीडियो पूरा देखना, ये मेरी गारंटी है कि आपके मन में जो भी सवाल है सब क्लियर हो जाएंगे और भारत देश के प्रति आपकी सोच बदल जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मनमोहन सिंह एक भाषण देते हैं। उस भाषण में वो कहते हैं कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत आए। अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत आज कुछ भी नहीं होता। फिर उन्होंने बोला हम अंग्रेजों के बहुत आभारी है जो उन्होंने हमको साइंस और टेक्नोलॉजी दिया। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी है जो उन्होंने हमें अंग्रेजी भाषा सिखाई। और ऐसा ही 40 मिनट बोलते गए लगातार। ये सोचती है हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इंडिया के प्रति। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जानते हैं क्या होता है? हीन भावना। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो भारत के प्रति हीन भावना उनके मन में बैठा हुआ है कि भारत पहले से ही गरीब है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे देश में कितने महान वैज्ञानिक पैदा हुए। हमारे देश में एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस, जिनको यूरोप ने बहुत साल बाद नोबेल पुरस्कार के लायक मान। अब जानते हैं उनकी रिसर्च कितनी बड़ी थी। उनकी रिसर्च के बारे में सारी दुनिया ये कहती है कि अगर प्रोफेसर बोस ने हमको समझाया नहीं होता, कोई दुनिया में ये मानता नहीं था और जानता नहीं था कि पेड़ पौधे में भी जान होती है। ये पेड़ पौधे भी हंसते हैं, रोते हैं, इनको भी दर्द होता है, इनमें भी प्रेम, दया, करुणा होती है। ये इन्होंने प्रूफ किया था अपने रिसर्च में। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने अपने किताब में उसका प्रयोग बताया था कि उन्होंने रिसर्च ये कैसे किया था। तो एक जगह ये लिख रहे थे कि जब मैंने ये प्रयोग शुरू किया कि पेड़ और पौधे में जान होती है कि नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में 2 हिस्से बना लिए। एक हिस्से में वो पौधे रखे थे जिन्हें रोज ही गालियां दे रहे थे कि ये नालायक है, निकम्बे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। और दूसरे हिस्से में वो ऐसे पौधे रखते थे जिन्हें वो रोज सुबह तारीफ किया करते थे कि तुम बहुत अच्छे हो। तो 6 महीने में लगातार पानी डालते रहते थे। लेकिन एक पौधे को जो गाली देते थे वो मर गए, और एक पौधों में जो तारीफ करते थे दुगनी ऊंचाई से पहुंच गई, मतलब बड़े हो गए पौधे। इसी रिसर्च में उन्होंने बताया कि पौधों में भी जान होती है, उनमें भी दया भाव सब होता है। तो कंक्लूजन ये है कि आप उनको गालियां देंगे तो वो मरने वाले ही हैं, डूब जाने वाले ही हैं। अब जरा सोचिए कि पौधों को हम गालियां देते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो यही चीज अंग्रेजों ने हम भारतवासियों के साथ किया। 200 साल तक वो गाली देते रहे कि भारतवासी निकम्मे हैं, नालायक है, इनकी संस्कृति खराब है, भारत की सभ्यता बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। और ये गाना उन्होंने 200 साल तक गाया। भारतवासियों ने यही बात सुनते सुनते 200 साल तक ये मान लिया कि ये ही सत्य है। आपने कभी ये सुना है एक झूठ को बार बार कहे, 10 साल कहे, 15 साल कहे, 20 साल कहे, वो सत्य लगने लगता है। तो यही बात भारतवासियों को भी लगने लगा कि हमारे देश में कुछ भी नहीं है। भारत की टेक्नोलॉजी क्या थी, इतिहास से ही शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम ने एक पुल बनाया था जिसका नाम था राम सेतु, और उसमें नल और नील 2 बड़े कंस्ट्रक्शन इंजीनियर रहे। उस पुल को नासा ने कार्बन डेटिंग किया है, तो 5,13,000 कुछ 100 साल पुराना पुल है वो। तो वो पुल के बारे में आप जानते होंगे, वो आज भी है। बस अंतर इतना हो गया है कि वो पुल जो पहले ऊपर था अब वो नीचे जा चुका है, क्योंकि 5,000 साल पहले बहुत सुनामी आई तो उसकी वजह से ये हुआ होगा। आपको आज से 5,13,000 की टेक्नोलॉजी क्या थी, वो पुल पता है कैसा है? उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो पुल जो बने हैं वो पत्थरों से बने हैं, ना कि ईंटों से। उस पत्थरों के बीच में चूने का इस्तेमाल किया जाए। आपने कभी भारत के किले देखे होंगे, आमेर का किला जो जयपुर में है, जोधपुर का किला, जैसलमेर का किला जो दक्षिण भारत में किले हैं, ये सब किले सीमेंट से नहीं चूने से बने हैं। ये जो आधुनिक विज्ञान ने जो टेक्नोलॉजी लाई है जिसको हम सीमेंट बोलते हैं, इसकी मैक्सिमम लाइफ 100 साल तक है। 5 साल में तो घर में क्रैक आना शुरू हो जाता है। अब सबको एक मैं बात बता दूं कि चूने और सीमेंट की रॉ मटेरियल एक ही है। बस अंतर क्या है, सीमेंट यूरोप में बना है और चूना भारत में बना है। और चूने की खासियत ये है कि 500 साल तक तो इसकी मिनिमम लाइफ है और उसकी अधिकतम लाइफ 2,500 साल तक है। तो आप बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी ऊपर है, भारत की या यूरोप की? तो आप सब सोचते होंगे कि चूने से घर क्यों नहीं बनाते लोग। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, पहले के जो लोग थे वो चूने से ही घर बनाया करते थे 150 साल पहले तक। और जो थोड़े गरीब हुआ करते थे वो मिट्टी से घर बनाया करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1850 के आसपास एक कानून बना दिया कि चूने का काम करना गैर कानूनी है और सीमेंट से घर बनाना कानूनी कर दिया। उससे क्या हुआ, चूने को बर्बाद कर दिया गया। हमारे देश में जब टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन होता है, जब बनाने की बात होती है, तो उसमें ध्यान रखते हैं कि स्पीड ज्यादा ना हो। तो जो उदाहरण से समझाता हूँ आपको, रसोई घर का मिक्सर जो यूरोप से आया हुआ टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है, एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है और स्पीड भी बहुत तेज होती है। कम से कम रसोई घर का जब मिक्सर चलेगा तो 240 वोल्ट का करंट लगेगा ही। मिक्सर का काम क्या है
चटनी बनाना या जूस बनाना, यही है ना। इसका नुकसान ये है कि हमने 240 वोल्ट का करंट खर्च किया, इसके लिए कोई बड़ा डैम बनाना पड़े, डैम के लिए पावर स्टेशन बनाना पड़े, पावर स्टेशन के लिए कोयला निकालना पड़े, कोयले के साथ पानी भी इस्तेमाल करना पड़े, तब हमारा मिक्सर चलता है। ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब भारत की टेक्नोलॉजी क्या है? चटनी ही बनाना है ना, तो सिलवट्टा जिंदाबाद। सिलवट्टे पर पीसा तो एनर्जी लगेगी, और एनर्जी लगेगी तो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम होगा, और बॉडी का कोलेस्ट्रॉल तो अगर कम होगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा। और जो कोई माँ और बहन सिलवट्टे पर घिस रही है चटनी बनाने के लिए, तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज यूट्रस की होती है, यानी गर्भाशय की होती है। और गर्भाशय जब फ्लेक्सिबल होगा तो जिंदगी में माँ बनने के लिए कभी भी साइजेरियन ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। ये है भारतीय टेक्नोलॉजी। अब हम ये कहना शुरू कर दें कि मिक्सर तो बहुत हाई टेक है और सिलवट्टा तो बहुत लो टेक है। दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी हाई और लो नहीं होती। कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए उपयोगी है, अप्रोप्रिएट है, वो महत्व की बात है। एक और उदाहरण देता हूँ। यूरोप की टेक्नोलॉजी है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन चलाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए बहुत सारा वॉशिंग पाउडर, यानी जो देश वॉशिंग मशीन बनाएगा उससे पहले उसको डिटर्जेंट पाउडर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना वो चलने वाला नहीं है। और आप सब जानते हैं डिटर्जेंट पाउडर से कपड़ा धोने में पानी 10 गुना ज़्यादा खर्च होता है। और आप सब जानते हैं कि गाज जो है पानी में खत्म ही नहीं होती, उसको निकाल के फेंकना ही पड़ता है बार बार। और जब आप वॉशिंग पाउडर से कपड़े धोएंगे तो उसमें 23 तरह के केमिकल होते हैं, वो सब पानी में निकलेंगे और पानी के साथ बहते हुए किसी नदी में जाएंगे। नदी का पानी सीपेज के माध्यम से जमीन के नीचे जाएगा। यही पानी पीने में यूज होगा और यही पानी हम पियेंगे और पी कर कैंसर से मर जाएंगे। ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। और भारतीय टेक्नोलॉजी क्या है? हमारे यहाँ होते थे मिट्टी, और मिट्टी से कपड़े धोते थे। और जब हम मिट्टी से कपड़े धो रहे हैं और वो मिट्टी पानी में जा रही है, पानी में मिट्टी नीचे बैठ रही है, वापस वही मिट्टी काम आ रही है। मतलब ये पूरी सिस्टम सस्टेनेबल है, हजारों साल तक चली आ रही है। दुनिया के सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिट्टी में ही है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो काम डिटर्जेंट करता है वही काम मिट्टी भी करती है। सरफेस टेंशन कम कर देती है। और मिट्टी 100% ऑर्गेनिक है, डिटर्जेंट 100% इनऑर्गेनिक है। उसमें 22 केमिकल है, और केमिकल का नाम सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कोई भी टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से बनती है, और जो जरूरत के हिसाब से बने उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं, और जो जरूरत के हिसाब से ना बने वो सब कचरा है टेक्नोलॉजी। हमारे भारत की टेक्नोलॉजी कितनी वैज्ञानिक रही है अंतर बताता हूँ। हमारे यहाँ कुआं होते थे, कुएं पर पुली लगाई जाती थी तो नहाना होता था। कुएं में बाल्टी डालनी होती थी और बाल्टी से पानी खींचना पड़ता था, तो उसमें मेहनत लगती थी। तो जब हम एक बाल्टी पानी खींचते थे तो हमें एक बाल्टी पानी का दर्द पता होता था कि एक बाल्टी पानी कैसे निकलता था। अब विदेशी टेक्नोलॉजी आई, उसने हमारे घर में नल लगा दिया तो भर भर पानी बहता ही रहता है, तो हमको दर्द ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। जब कुएं में पानी खींचना पड़ता था तो मांसपेशियों में दर्द होता था, तो एक बाल्टी पानी में हम नहा लेते थे। अब हमको नहाने के लिए बाटों से बाल्टी पानी चाहिए, क्योंकि हमको दर्द पता नहीं है कि पानी कहाँ से आ रहा है। तो ये थी हिंदुस्तानी समाज की व्यवस्था, जनिंग टेक्नोलॉजी। भारतीय टेक्नोलॉजी क्या है, इस चीज़ से आप समझेंगे। हिंदुस्तान में चींटी को भी मारना सबसे बड़ा पाप है। जानते हैं क्यों? चींटी को मारने पर वो बैलेंस टूट जाता है, इसलिए हमने झाड़ू बनाया। और आप झाड़ू को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आगे की तरफ खुला रहता है, एक सीख से दूसरे सीख के बीच में स्पेस होता है, तो चींटी आसानी से निकल जाए। यूरोप की टेक्नोलॉजी क्या है? उन्होंने बनाया वैक्यूम क्लीनर, जो खींच लेता है सब चीज अपने अंदर। तो हमने झाड़ू भी बनाया तो ये ध्यान रखा कि उसके नीचे कोई चीज ही ना मर जाए। हम हिंदुस्तानी कितने ऊंचे हैं और ये यूरोपियन कितने नीचे हैं। एक उदाहरण देता हूँ, हम कभी भी टॉयलेट में पेपर का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ तो पानी का इस्तेमाल करने की परंपरा है। यूरोप और अमेरिका वालों के यहाँ टॉयलेट पेपर ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पानी का क्या यूज है। टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करने के लिए हजारों हेक्टेयर जंगल बर्बाद कर दिए उन्होंने, सिर्फ इस चीज के लिए। हिंदुस्तान से बड़ा आर्किटेक्ट दुनिया में कहीं नहीं है। यूरोप में बहुत सारी बिल्डिंग है जो हिंदुस्तान की आर्किटेक्ट की नकल करके बनाई गई है। फ्रांस का जो सबसे बड़ा चर्च माना जाता है नोटर दाम, वो भी भारत के मंदिरों की बिल्कुल नकल है। यूरोप में जितने भी चर्च है उनके स्ट्रक्चर हिंदू मंदिर के नकल किए गए हैं। और ये बात कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। शायद आपको अब भी विश्वास ना हो, भारत के आर्किटेक्ट के बारे में दुनिया के तमाम दूसरे लोगों ने लिखा। वेनसांग एक चीनी यात्री है, उसने भारत के आर्किटेक्ट के बारे में एक चीज लिखी, मार्वलस, कल्पना नहीं किया जा सकता। एक फ्रांसीसी है, उसका नाम है बर्नियर, उसने अपनी किताब में लिखा, वो लिख रहा है, साउथ में एक मंदिर में जब मैं गया तो मैंने विज्ञान का अद्भुत दृश्य देखा। उसने कहा, मंदिर में जब मैं एक जगह खड़ा हुआ और चिल्लाया मैंने, तो 3 किलोमीटर दूर जा रही थी मेरी आवाज, और उसके एक कदम बाद जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो मेरा बगल वाला भी नहीं सुन सकता मेरी आवाज। ये कोई बहुत गहरा ही साइंस भारत में हुआ करता था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, अगर आप जाए वहाँ का दरवाजा देखिएगा, सूर्य निकलते ही सबसे पहली किरण भगवान के ऊपर जाती है। और ये कोई मजाक नहीं है, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये कोई बहुत गहरी साइंस और टेक्नोलॉजी होगी उस समय। लेकिन ये सब चीज़ आपको कभी भी वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाने वाली, ना इंडियन मीडिया, क्योंकि भारत देश को गरीब दिखाना है पूरी दुनिया में। कड़वी बात बताता हूँ, हमारे साइंस पर तो भारतीय लोग ही विश्वास नहीं करते, तो दूसरों से हम क्या उम्मीद करें। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत खुद है।
और एक और टेक्नोलॉजी सुनिएगा, आप चौंक जाए। महाभारत के कौरवों की कहानी जानते हो? 100 थे। एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए? और हैरानी की बात यह है कि वो 100 के 100 पुत्र दिखने में सब एक जैसे, ऊंचाई में, लंबाई में, चौड़ाई में, चेहरे से भी एक जैसे। इसी चीज को हम क्लोनिंग बोलते हैं। उस समय कोई महान चिकित्सक रहे जिन्होंने गंधारी के रक्त में से कुछ निकाल कर क्लोन कर दिया हो, जब उनके गर्भाशय से कुछ निकाल कर क्लोन कर दिया हो, उसमें से ये कौरव पैदा हुए। ये क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी तो 5000 साल पहले इस देश में थी। यूरोप और अमेरिका तो अभी जान रहे हैं इसको। यूरोप तो अभी भेड़ और बकरियों में प्रयोग कर रहा है। भारत में तो आदमियों पर 5000 साल पहले ही प्रयोग हो चुका है। तो वही तो दम रहा होगा भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी में। अब यूरोप से एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। ये उनकी मजबूरी है, कोई शौक नहीं। और आप सब जानते हैं ये जितने भी फ्रिज के पानी पीने वाले हैं ये सब कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं। अब भारत की टेक्नोलॉजी क्या थी? मटका। लेकिन अब मटका खरीदने में लोगों का स्टेटस सिंबल गिर जाता है। और इस मटके का फायदे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये मटका का पानी पूरा एल्कलाइन है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। 100% नेचुरल प्यूरिफायर पानी है ये। पाचन में सहायक है ये मटका का पानी। कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी मटका की जो पानी को ठंडा कर देता है, लेकिन मटका को बर्बाद करना है। उसके लिए फ्रिज का विज्ञापन शुरू होने लगा। भारत देश करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, ये भारतीय एजेंट थे। तो इन्होंने मुफ्त में आइसक्रीम बांटना शुरू कर दिया। और हम सब भारतीयों की क्लासे जानते हैं क्या है? अगर हमें मुफ्त में जहर भी दे दिया जाए तो वो भी हम खा लेंगे। अब भारत में लोग स्टेटस सिंबल के चक्कर में एक दूसरे को देख देख कर फ्रिज खरीदना शुरू हुए। भारत में और बड़ा संकट है ना कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे। ये पूरा देश इसी चीज में बर्बाद हो रहा है और होता रहेगा। अब आते हैं भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया, तो आपका जवाब होगा राइट ब्रदर्स। के नाम से ये आविष्कार दर्ज है 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के कैरोलिन समुद्र के तट पर राइट ब्रदर्स ने उड़ाया, जो सफेद उड़ा और गिर गया। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया। हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम था श्रीकर बाबूजी तलपड़ है, उन्होंने 1895 में सबसे पहले हवाई जहाज बनाया। उन्होंने मुंबई के चौपाटी के समुद्र तट पर 1500 फीट ऊंचा उड़ाया। विमान शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले पुस्तक लिखी, उनका नाम है भारद्वाज। उस किताब में उन्होंने 3000 श्लोक लिखे हैं, 100 खंड है और 8 अध्याय हैं। फिर अंग्रेज भारत में आए और तलपड़े जी से एक समझौता कर लिया। तो उसके बाद हुआ क्या, एल डी ब्रदर्स ने पूरा डिजाइन और मॉडल ले लिया और अपने देश चले गए। धोखे से उस कंपनी मॉडल और डिजाइन लेकर उन्होंने लंदन से अमेरिका चले गए। राइट ब्रदर्स ने अपने नाम ये रजिस्टर करवा लिया। तो ये थी पूरी कहानी। ब्लैक होल थ्योरी का नाम आपने सुना होगा। ये स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी नहीं थी, ये आर्यभट्ट की थ्योरी थी। ये स्टीफन हॉकिंग ने वो थ्योरी अपने नाम में रजिस्टर करवा लिया। बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया को भारत ने दी थी। हर्षचरित्रम करके एक पुस्तक लिखी गई। इस किताब में लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बेटी का बुखार ठीक करने के लिए पहली बार बर्फ बनवाया था। तो ये कोई टेक्नोलॉजी बाहर की नहीं थी, ये भारत में ही बन ली। अब रजिस्टर हो चुके हैं दूसरों के नाम। ये धोखा हुआ है भारत के साथ। सबसे पहले बैटरी जिसको हम ड्राई सेल बोलते हैं वो भारत में बनी है। श्री अगस्त द्वारा दी गई है। अगस्त संहिता में 1000 वर्ष पहले की टेक्नोलॉजी है। दुनिया में सबसे पहला बारूद भारत ने बनाया। हमने उसका क्या किया, उसका फुलझड़ी बनाया और विदेशों में उसका बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया। दुनिया का सबसे पहला उपकरण पहिया व्हील जिसको भारत ने बनाया। उसके बाद उस पहिया को हमने बैलगाड़ी में लगाया। दूसरों ने इसी को कॉपी करके कहीं और लगाया और चलाया। सबसे पहले हल चलाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो भारत ने बताई। उसके बाद दुनिया में खेती शुरू होने लगी। प्लास्टिक सर्जरी भारत ने दिया। जो सीवेज सिस्टम थी वो भारत ने दी। मैं कुछ महान वैज्ञानिकों की बात करता हूँ जो भारत में उन्होंने जो साइंस और टेक्नोलॉजी दी। फायर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह का अपनी, वायरलेस कम्युनिकेशन जगदीश चंद्र बोस, कॉमन इफेक्ट सीवी रमन द्वारा आविष्कार किया गया था जिनको नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए। यूएसबी टाइप सुजन चैटर्जी। आर्यभट्ट सैटेलाइट 1975 में लॉन्च हो चुका था। AUM वॉइस प्रोथेसिस कैंसर पेशेंट के लिए बनाया गया टेक्नोलॉजी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर तारों की खोज के लिए उनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोबिंद खुराना जिन्होंने जीन का विश्लेषण किया था। उमर जहांगीर भाभा एटम बम का आविष्कारक। सतीश धवन सुपरसोनिक। विक्रम भाई और सारा भाई, ये सब नाम जितने भी मैंने लिए शायद हम लोग को इस चीज के बारे में पता ही नहीं कि सब कौन है और इन्होंने क्या क्या आविष्कार किया है। मैं मानता हूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका से बहुत आगे रही है हमेशा से, लेकिन इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हम पहले हुआ करते थे आज वो बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी के नाम पे जो इस देश में हो रहा है वो हम कई देश से बहुत पीछे आ गए हैं। इसका कारण क्या है जानते हैं? हरामखोर नेताओं की वजह से हमारा देश वो नहीं बन पा रहा जो पहले वो हुआ करता था। हमें ये बात समझना होगा कि बाकी देश हमारे देश से बहुत आगे निकलते जा रहे हैं मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं इसका कारण हमारे देश के अच्छे पढ़े लिखे लोगों को दोष देता हूँ कि वो सब अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाकर वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और एक कड़वी और गुस्से वाली बात बताता हूँ मैं आपको, बुरा मत मानना इस चीज के लिए। ये जितने भी IITians है ना, ये अमेरिका के सस्ते मजदूर बनते जा रहे हैं। धन्यवाद।